नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख से संबंधित पार्ट नंबर 4। इससे पहले हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं इस वाले चैप्टर के, और ये पार्ट 4 है जिसका टॉपिक है ऋण की शर्तें। पार्ट 1 का टॉपिक था मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। पार्ट 2 में हमने जाने मुद्रा के आधुनिक रूप। पार्ट 3 में हमने जानी बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ, और आज हम जानेंगे ऋण की शर्तें। बेटा, इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है कि ऋण की शर्तें क्या होती हैं, कौन सी होती हैं, और किस तरह से भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए ऋण की शर्तें अलग अलग हो सकती हैं। बेटा, हर ऋण समझौते में ब्याज की जो दर है वो निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। अब बेटा, मूल रकम क्या होती है, इसको एक उदाहरण से समझो। जैसे एक व्यक्ति ने महाजन से 1,000 रुपये का कर्जा लिया 20% सालाना के ब्याज पर, तो 1,000 रुपये तो मूल रकम हो गई जो वो उसने वास्तव में लिया है। ठीक है, अब जब वो चुकाएगा महाजन को तो 1,000 के साथ उसको क्या देना पड़ेगा, उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। ब्याज कितना था, 20%, तो 1,000 का 20% कितना होता है, 200 रुपये। यानी उसको जब चुकाना पड़ेगा तो कितने रुपये चुकाना पड़ेगा, 1,200 रुपये। 1,000 जमा में 200। अब इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋण आधार की भी मांग कर सकता है। अब समर्थक ऋण आधार का मतलब गिरवी रखने के लिए भी कुछ मांग सकता है। अब बेटा, प्रश्न ये भी आता है कि समर्थक ऋण आधार होता क्या है। तो इसका जो यहाँ पे डेफिनेशन पूरी लिखी हुई है कि समर्थक ऋण आधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, यानी जो कर्जा ले रहा है वो उसका मालिक है। जैसे उसकी भूमि हो सकती है, इमारत हो सकती है, गाड़ी, पशु, बैंक में पूंजी। ठीक है, और इसका जो इस्तेमाल है वो उधारदाता का, यानी जिसे उधार ले रहा है उसको गारंटी के रूप देने के रूप में करता है कि जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता, ठीक है, यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता जो है भुगतान की प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋण आधार बेचने का उसको अधिकार होता है। बेटा, इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर कर्जदार जो है जिसने कर्जा लिया है वो अपना कर्जा नहीं चुका पाता है तो जो उसने संपत्ति गिरवी रखी थी उधार लेते समय, तो जो उधार देने वाला है वो उसकी संपत्ति को बेचकर अपना कर्जा वसूलने का अधिकार रखता है। अब संपत्ति में कौन सी चीज़ें शामिल है जिनका उपयोग जो है ऋणाधार के रूप में किया जाता है। इसमें है ज़मीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि जो है समर्थक ऋणाधार यानी गिरवी रखने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनके आम उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर्जा लेने के लिए किया जाता है। अब बेटा, ऋण की शर्तें हम किसे कहते हैं, उसका उत्तर आपको यहाँ से मिलेगा। देखो, ब्याज दर, समर्थक ऋण आधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में। अब बेटा, जो ऋण की शर्तें होती है उसमें एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में जो काफ़ी फर्क आ जाता है, यानी दो ऋण व्यवस्था में ऋण की शर्तें अलग अलग हो सकती हैं। अब कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है कि कर्जा देने वाला कौन है, उधार लेने वाला कौन है, इस पर भी डिपेंड करता है कर्ज की शर्तें। चलो, जो आगे एग्जाम्पल दिए गए हैं वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि जो विभिन्न ऋण व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर ऋण की जो शर्तें हैं वो किस तरह से अलग अलग हैं। बेटा, ऋण की शर्तों को आप इस उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पे मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्जा लिया। इस कर्ज पर ब्याज की जो वार्षिक दर है वो 12% है, और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है। बैंक नए घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लेता है, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। अब बेटा, आपको मेघा के आवास ऋण के निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति करनी है। सबसे पहले ऋण की राशि कितनी है, वेरी गुड, 5 लाख रुपए। ऋण की अवधि कितनी है, 10 वर्ष। आवश्यक कागजात कौन से हैं इसमें, नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड, ठीक है। और ब्याज की दर कितनी है यहाँ पे, 12% पर एनम यानी सालाना। अदायगी का स्वरूप क्या है, 10 वर्ष तक उसको मासिक किस्तों में लौटाना है, ठीक है। और समर्थक ऋण आधार क्या है, उसके नए घर के सभी कागज। बेटा, अभी आपने जो ये ऋण का जो विवरण भरा है मेघा का, आप बता सकते हैं ये क्या है। ये सारी की सारी क्या है, ऋण की शर्तें जिस पर कि मेघा को ऋण मिला है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं श्यामलाल का। जो श्यामलाल है उसका कहना है कि उसे 1.5 एकड़ ज़मीन जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ साल पहले तक वह गांव के महाजन से ऋण लेता था, जिस पर उसे 5% मासिक ब्याज देनी पड़ती थी। अब 5% मासिक का मतलब क्या है, साल का कितना परसेंट उसको ब्याज देना पड़ता है, 60% वार्षिक। पिछले कुछ वर्षों से श्यामलाल गाँव के कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज की दर पर ऋण ले रहा है, और जुताई के मौसम के शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधी आगतें मुहैया कराता है, जिसे फसल तैयार हो जाने पर वापस करना होता है।
अब ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेता है कि वह अपनी फसल उसी को बेचेगा। इस तरह व्यापारी निश्चिंत है कि ऋण की अदायगी समय से हो जाएगी और फसल की कीमतें फसल काटते समय कम होती हैं, इसलिए वह किसानों से कम कीमत पर फसल खरीद कर और बाद में कीमत बढ़ने पर बेचकर भारी मुनाफा कमाता है। व्यापारी को उस समय फसल खरीदने से मुनाफा होता है और वह फसल सस्ते में खरीदकर बाद में कीमतें बढ़ने पर बेचता है। अब बेटा आपने देखा कि जो मेघा थी उसने बैंक से ऋण लिया तो वहाँ पे ऋण की शर्तें अलग थी। श्यामलाल जो है पहले महाजन से लेता था तो वहाँ पे ऋण की शर्तें अलग थी। उसके बाद उसने व्यापारी से जो है ऋण लेना शुरू करा तो उसके पास ऋण की जो शर्तें थी वो अलग थी। तो आपने देखा जैसे ऋण व्यवस्था बदलती वैसे ऋण की शर्तों में भी परिवर्तन होता है। बेटा आपकी बुक में दो और कहानियां दे रखी हैं, एक अरुण की और रमा की। ठीक है, इनको भी पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार जो ऋण की शर्तें होती हैं ऋण व्यवस्था के बदलने पर उनमें परिवर्तन आता है। क्योंकि जितने भी लोग हैं इन्होंने अलग अलग लोगों से ऋण लिया जहाँ पर ऋण की शर्तें जो है एक जैसी नहीं थी, सब जगह जो है अलग अलग थी। अब बेटा अगर आप इन सब में कंपैरिजन करो कि कहाँ से जो लोन है वो सस्ता पड़ता है तो आप पाओगे कि जो बैंकों से लिए गए लोन हैं वो अधिक सस्ते पड़ते हैं। अब बैंक के अलावा एक और स्रोत है लोगों के लिए जो सस्ते लोन प्रदान करता है, वो है सहकारी समिति। ठीक है, तो अब अगला हमारा टॉपिक है सहकारी समितियों से ऋण। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक और स्रोत है सहकारी समितियां। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। कई प्रकार की सहकारिय समितियां संभव हैं, जैसे किसानों की, बुनकरों एवं औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां। अब यहाँ पर एक कृषक सहकारी समिति का एग्जाम्पल दे रखा है जो सोनपुर के नज़दीक एक गांव में काम करती है और उसमें कितने सदस्य हैं उसके 2300 किसान उसके सदस्य हैं। यह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है, यानी कि इसके जो सदस्य हैं अपने पैसे जो है समिति में जमा करते हैं और इस जमा पूंजी को ऋणाधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया है। बेटा बैंकों में जमा पूंजी जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं उनको भी गिरवी रखकर जो है बैंक से लोन लिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे सहकारी जो किसानों की समिति है उसने क्या करा कि इन्होंने जो मिलकर ये जो पैसे इकट्ठे किए थे उस जमा पूंजी को उन्होंने एक तरह से क्या रखा, गिरवी रखा और उसके आधार पर उन्होंने बैंक से एक बड़ा लोन प्राप्त किया। और ये जो पूंजी है यानी ये जो पैसे जिनको बैंक से मिले इसका इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है और यह ऋण लौटाने के बाद जब वो बैंक का ये सारा ऋण लौटा देते हैं उसके बाद जो है कर्ज का जो दूसरा दौर जो है शुरू किया जा सकता है, यानी दोबारा से भी लोन लिया जा सकता है। तो कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने, अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है। अब बेटा ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो भारत में जो औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रक हैं साख के, ठीक है, उन पर हम बात करेंगे। और बेटा जो आपको वर्कशीट मिल रही हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, आपको प्रैक्टिस वर्कशीट मिल रही है, आपको अच्छे से लर्न करने हैं वो क्वेश्चन आंसर, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।